तो आज का टॉपिक हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच का अंतर का अगला टॉपिक है कि मूल्यांकन के प्रकार। मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हैज बीन डन। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके के मूल्यांकन हैं: निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस, जिसमें रचना होती है। योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन या फिर अंतिम मूल्यांकन करते हैं, दैट इज कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन। और निदानात्मक मूल्यांकन को डायग्नोस्टिक, अगर किसी पेशेंट को कुछ बीमारी हो जाती है तो डायग्नोस करते हैं ना बीमारी का पता लगाने के लिए, दैट इज ए निदानात्मक। तो ये तीन तरीके के मूल्यांकन होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। तो पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, दैट कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें निर्माणात्मक में बच्चों की फीडबैक लेते रहते हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त ही फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो अगर पढ़ाने के बीच में हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये हमारा निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है। जैसे इसमें लिखा है कि बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, तो बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक है। अध्यापक पढ़ाते समय ही जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों, अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना ग्रहण किया। निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। तो वही जो मैंने बताया कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ करके मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने कितना सीखा, तो ये भी एक तरीके का मूल्यांकन है। इसको हम कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो या फिर रचनात्मक मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन आपका वही है जो आपका लास्ट में पेपर होता है। पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म होने के बाद पीएनपी ने आपका पेपर कराया, तो जो पेपर होता है वो हमारा योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया। तो योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन या उसको अंग्रेजी में समेटिव इवैल्यूएशंस, ये सिलेबस खत्म करने के बाद सबसे अंत में होता है और टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों ने किस हद तक सीखा है। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन या फिर इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो बच्चे जो असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना। अगर मैंने आपको कुछ बताया और आपको समझ में नहीं आया तो समझ में ना आने के पीछे क्या कारण है, तो उस कारण का पता लगाना या असफलता का कारण ढूंढना ही निदानात्मक मूल्यांकन है या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। तो तीनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आगे चल के आएगा अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के समान मूल्यांकन। ये तीनों मूल्यांकन यही तीनों है: योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर रचनात्मक मूल्यांकन या फिर जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो पहला आप लोगों ने देखा रचनात्मक या निर्माणात्मक या फिर फॉर्मेटिव, मीन्स पढ़ाने के बीच में ही हमने आपका फीडबैक ले लिया या आपके बारे में जान लिया। योगात्मक मीन्स सब कुछ जोड़ जाड़ के सबसे लास्ट में मैंने आपका मूल्यांकन किया, वो योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। और निदानात्मक, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए चीजों को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये कारण जानने की कोशिश करूंगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आया, तो ये हमारा निदानात्मक है। डायग्नोस करूंगा, जब आपको इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको डायग्नोस करता है। डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, ब्लड का डायग्नोस करता है, किडनी का करता है, हार्ट का करता है। तो वो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा बोर्ड लगा होता है फलाना डायग्नोस्टिक सेंटर। तो वो डायग्नोस करता है कि आप में क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोस्टिक सेंटर से आपका ब्लड की चेकिंग होकर के रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करेगा। पहले कारण का पता लगाना है, तो निदानात्मक में कारण का पता लगाया जाता है।
और उपचारात्मक में उपचार किया जाता। दो चीजें हैं, बहुत ही कम मामूली डिफरेंस है, निदानात्मक शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षा। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि निदानात्मक शिक्षा में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, कारण जाना जाता है। और उपचारात्मक में कारण जान करके उसको खत्म किया जाता, मीन्स उसका उपचार किया जाता है। जो आप में प्रॉब्लम हो रही है उसका कारण पहले जानना, कारण जानने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कारण जानना हमारा निदानात्मक हुआ, प्रॉब्लम को सॉल्व करना उपचारात्मक हुआ। उपचार तभी होगा आपका जब आपके कारण पता रहेंगे हमें कि आपके किस कारण की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई। अगर वो कारण पता है तभी हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट आपको, निर्माणात्मक, योगात्मक और निदानात्मक, इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट वन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, कल कर रहे थे। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये टैक्सोनॉमी ब्लूम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, वॉशिंगटन के रहने वाले थे, अमेरिका के, यूएसए के। वॉशिंगटन एक स्टेट है यूएसए का, तो वहीं के रहने वाले थे ब्लूम्स। और उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पार्ट में किया। और वो तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? पहला ज्ञानात्मक संकल्पना या कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है भावात्मक संकल्पना, अफेक्शन डोमेन, एंड तीसरा है क्रियात्मक या गत्यात्मक, जिसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो कई बार आता है कि हिंदी में भी साइकोमोटर ही लिखा रहता है, तो उस बात से आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि साइकोमोटर क्रियात्मक है। तो ब्लूम्स ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पार्ट में किया, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या कहा, कॉग्निटिव डोमेन में क्या कहा कि ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान को अर्जित करने से है। ज्ञान को अर्जित, ज्ञान किस तरीके से आप अर्जित कर रहे हैं, वो ज्ञानात्मक पक्ष है। चाहे वो आप आत्मसात्करण द्वारा कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यास्मरण द्वारा कर रहे हैं, मतलब याद करके कर रहे हैं, चाहे पहचान करके कर रहे हैं, वर्गीकरण करके कर रहे हैं, चाहे पर्यावरण के प्रतिक्रिया करके सीख रहे हैं, कैसे भी सीख रहे हैं, किसी भी कारण से सीख रहे हैं, लेकिन ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो वो हमारा ज्ञानात्मक संकल्पना है। दूसरा है भावात्मक संकल्पना। तो भावात्मक पक्ष का अर्थ भाव से, अर्थात छात्र किसी काम को करने के लिए कितना धनात्मक महसूस कर रहा है। धनात्मक कहने से मतलब कि आप किसी काम को करने के लिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पिछली बार कई बार बताया है कि किसी भी काम को अगर हम पॉजिटिव वे में करते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर मैं निगेटिव वे में करूंगा तो हमारे लिए टफ होता जाएगा। अगर मैं अपने मन में ये धारणा बना लूं, ये भावना बना लूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली हम वो काम कर सकते हैं, कितनी भी कोशिश, लाख भी हमारे पास कठिनाइयां आती रहे, लेकिन हम उस काम को कर सकते हैं अगर मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी है। और अगर मैं निगेटिव एनर्जी के साथ काम कर रहा हूं तो वो कभी काम सफल नहीं हो सकता। तो ब्लूम सभी ने यही कहा कि भावात्मक संकल्पना वो है कि छात्र किसी भी काम को कितना धनात्मक महसूस करके कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहा है। और पॉजिटिव एनर्जी कब आएगी? जब आप उसके कहे हुए बातों का सम्मान करेंगे, मीन्स बालक के सोच को, बालक के विचार को, बालक की संकल्पनाओं को आप महत्व देंगे, बालक को मोटिवेट करेंगे, मीन्स प्रेरित करेंगे, मीन्स अभिप्रेरणा देंगे। बालकों की कही हुई बातों को अगर आप स्वीकारेंगे तब बालक अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेगा। अगर बार बार आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी उसके अंदर नहीं आएगी, वो हमेशा नेगेटिव, डीप नेगेटिविटी में चला जाएगा। और तीसरा है क्रियात्मक, जिसे हम गत्यात्मक संकल्पना भी कहते हैं, दैट इज अ साइकोमोटर डोमेन। तो गत्यात्मक पक्ष का अर्थ क्रियाओं के करने से है। कोई भी क्रिया जो कार्य हम करते हैं तो उससे है।
क्योंकि कि गत्यात्मक को अगर हम संधि विच्छेद करें तो गत्यात्मक शब्द बना है गति से, और गति क्या होती है? डायनेमिक होती है। किसी कार्य में गति कब होगी? जब हम उसमें कार्य, किसी भी वस्तु में गति कब होगी? जब हम उसमें कार्य करेंगे, और कार्य क्रिया के साथ करेंगे। बिना क्रिया के अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उस वस्तु में गति नहीं होगी। तो गत्यात्मक पक्ष का अर्थ है क्रियाओं के करने से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे करना, प्रश्नावली हल करना। मैथ के पेपर होते हैं, मैथ का क्वेश्चन आप लोग क्या करते हो? ओरल नहीं कर सकते जब तक आप उसको कॉपी पे अपने हाथ से पेन के द्वारा नहीं कर रहे हो, तब तक मैथ के कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर सकते हो। तो क्रियात्मक कॉन्सेप्ट हमेशा मैथमेटिकल या तार्किक प्रश्नों के लिए होते हैं, जिसपे आप बिना क्रिया करके उस चीज को नहीं सीख सकते। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन तीनों आधार पे किया था। अब एक एक को लेकर के चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ज्ञानात्मक पक्ष, और कई बार पूछा गया है ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में। तो पहली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बच्चे ज्ञान को अर्जित किस तरीके से करते हैं, वो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य या वर्गीकरण, तो ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम्स ने टोटल 6 वर्गों में वर्गीकृत किया, और 6 वर्ग निम्न स्तर से शुरू होकर के ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सरल से कठिन, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सरल से कठिन की तरफ लेकर के गए, और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से शुरू करके ऊंचे से ऊंचे स्तर तक लेकर के गए। और इन सारे काम को करने के लिए उन्होंने 6 स्टेप दिए, और जो 6 स्टेप है वही हमारे 6 वर्गीकरण है। और वो 6 वर्गीकरण किस तरीके से हैं, पहले आप लोग वो देखिए। पहला है ज्ञान। सबसे पहला बालक जब पैदा होता है तो सबसे पहले ज्ञान का निर्माण करता है। अगर उसके पास ज्ञान आ रहा है तभी उसके पास बोध होगा, मतलब तभी चीजों को समझ सकेगा वो। अंडरस्टैंडिंग, अगर नॉलेज है तभी अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आपके पास ज्ञान है तभी बोध होगा, बिना ज्ञान के बोध नहीं कर सकते आप। और जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे अभी, तो उसको आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। और जब आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो उसका विश्लेषण और संश्लेषण कर पाएंगे। मीन्स विश्लेषण मतलब एनालिसिस, और संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। विश्लेषण मीन्स एनालिसिस हमारा अज्ञात से ज्ञात की तरफ होता है। विश्लेषण एनालिसिस अज्ञात से ज्ञात की तरफ, यह भी एक अधिगम का टाइप है। और सिंथेसिस जो होता है वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट है। विश्लेषण मीन्स एनालिसिस, और ए से याद रखिएगा, ए से अ से मतलब अज्ञात से ज्ञात, और उसका उल्टा कर देंगे तो सिंथेसिस हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। तो चौथा था विश्लेषण, पांचवा था संश्लेषण, और छठवां है मूल्यांकन। सबसे लास्ट में ही जाकर के बच्चे का मूल्यांकन होता है। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बच्चों ने सबसे पहले गिनती सीखा, 1 से लेकर के 10 तक गिनती सीख लिया, मीन्स नॉलेज आ गई। उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड स्टेप बोध, कि अगर 1 से लेकर के 10 तक सब गिनती लिखी हुई है, और कहा जाए कि आपको 11 लिखना है, 12 लिखना है, 15 लिखना है, 22 लिखना है, 28 लिखना है, तो आपको ज्ञान तो है, और उस ज्ञान के बदौलत आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मीन्स समझेंगे, और 22 कैसे लिखा जाएगा। अगर स्थानीय मान की संकल्पनाओं को आपके अंदर विकसित कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि 2 और 2 मिलकर के 22 होंगे। तो वो हुआ ज्ञान के बाद उसका बोध, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद वो अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कैसे करेगा, कि 2 रुपए का मैंने सामान लिया, 3 रुपए का और सामान लिया, तो मैंने टोटल 5 रुपए का सामान लिया। मैंने 10 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार मुझे 5 रुपए वापस करेगा।
तो ये हो गया जो हमने सीखा, उसका प्रयोग, एप्लीकेशन, उसका उपयोग कहां पे कर रहे हैं। उसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब जो हमें ज्ञान मिला हुआ है उन ज्ञान में से अलग अलग करने की क्षमता। जो हमने ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान से मैं अलग अलग करने की क्षमता रखता हूं, तो मतलब मेरे अंदर विश्लेषण है। जैसे कि मैंने 2 रुपए का सामान एक खरीदा, 3 रुपए का सामान एक खरीदा, तो टोटल मैंने 5 रुपए उसे दिए। लेकिन जो मैंने 2 रुपए का सामान खरीदा था और जो 3 रुपए का सामान खरीदा था, उसमें मैं अलग अलग करूं तो 2 रुपए का ये, 3 रुपए का ये, दोनों में कंपेयर करना सीख जाऊंगा कि 2 रुपए में कम सामान मिला और 3 रुपए में ज्यादा सामान मिला। तो ये कॉन्सेप्ट आपका विश्लेषण है। उसके बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है कि नियमों के आधार पर उनमें से अपने अनुसार संप्रत्यय निकालना। जैसे कि आपने ये सामान 2 रुपए का क्यों दिया, ये सामान 3 रुपए का क्यों दिया, क्या इसके अंदर क्वालिटी थी कि ये 2 रुपए का है, इसके अंदर क्या क्वालिटी थी कि 3 रुपए का। मीन्स तर्क वितर्क करना। तो जब आप तुलना करना सीखेंगे तभी तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से सब एक दूसरे से रिलेट है। सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद ही आप अंडरस्टैंड, समझ को विकसित कर पाएंगे, बोध को विकसित कर पाएंगे। और जब आपके अंदर समझ हो जाएगी तो उस चीज का आप उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने के बाद हम चीजों को अलग अलग कर सकते हैं या चीजों में तुलना कर सकते हैं। जब हम तुलना करना सीख जाएंगे तभी हम उसको तर्क वितर्क के द्वारा चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। और जब हम ये सारे गुण विकसित कर लेंगे तो एट लास्ट में हमारा मूल्यांकन होगा। तो ये टोटल 6 स्टेप हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक पक्ष के। तो अब एक एक चीज हम देखते हैं कि क्या है। तो ज्ञान देखिए, ज्ञान जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस वर्ग में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के विशिष्ट तथ्य पदों, परंपराओं, प्रचलनों, वर्गों, कसौटियों का प्रत्यय, विज्ञान और प्रत्यास्मरण करने का प्रयास किया जाता है। मतलब याद करने का, नॉलेज, आपको नॉलेज देने का कोशिश किया जाता है, आपके अंदर नॉलेज विकसित किया जाता है। तो आप लोग सोचिए कि पाठ्यक्रम जब आपका बनता था, आप लोग पढ़े होंगे कि पाठ्यक्रम बनाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी विषय पढ़ाना है, बीइंग अ टीचर, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो सबसे पहले आप लेसन प्लान बनाते थे। तो लेसन प्लान बनाते समय ही आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ाया, अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। सपोज करिए कि मैं बोला कि क्रिया किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, आपको पढ़ाना है क्रिया। तो अगर आप केवल क्रिया की डेफिनेशन बता रहे हैं बच्चों को तो आप केवल बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। मतलब आप L1, लेवल 1 का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। L1 क्या है? नॉलेज है। केवल बच्चों को आप ज्ञान दे रहे हैं कि क्रिया क्या है। अगर क्रिया को पढ़ाते समय आपने एग्जाम्पल भी यूज कर लिया कि राम आम खाता है, तो यहां पे क्रिया क्या है? तो अगर आपने एग्जाम्पल यूज कर लिया तो बच्चों में अंडरस्टैंड करवाया, बच्चों को समझाया, बच्चों को बोध कराया। तो आप लिखेंगे कि मैंने L2 लेवल से पढ़ाया। अगर आपने एग्जाम्पल बता करके बच्चों से पूछा, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं उसमें बताइए कि क्रिया क्या क्या हो रही है, और बच्चों ने उसको अप्लाई करना सीख लिया कि हाँ यहाँ पे क्रिया हो रहा है, यहाँ पे ये क्रिया है, तो आपने L3 लेवल से पढ़ाया, मतलब एप्लीकेशन लेवल से पढ़ाया। तो ज्ञान है कि किसी भी चीज को प्रत्यास्मरण कराना, किसी भी चीज को कसौटियों से परखना, किसी भी परंपराओं, प्रचलन आदि को बच्चों को बताना ही ज्ञान है। दूसरा है बोध, अंडरस्टैंडिंग। तो ज्ञान वर्ग में बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है, बोध में उसके बारे में समझ विकसित की जाती है। बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चा समझ विकसित कर रहा है।
तो वहां पे हमारा बोध है। और ये भी लिखा है कि ज्ञान के बिना बोध कराना आसान नहीं है। जब तक बच्चों में ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पे वर्गीकरण, भेद करना, व्याख्या करना, प्रतिपादन करना, उदाहरण देना, संकेत करना, सारांश, रूपांतरण आदि। तो सीटेट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सीटेट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा वृत्त और वर्ग में विभेदीकरण सीख ले रहा है तो वो ज्ञान के कौन से स्तर पे है? पहला ज्ञान पे, दूसरा बोध पे, तीसरा प्रयोग पे, चौथा संश्लेषण पे। तो अगर कोई बच्चा वर्गीकरण करना सीख रहा है तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि ये बोध लेवल पे है, दूसरे लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। भेद करना सीख जा रहा है, व्याख्या करना सीख जा रहा है, प्रतिपादन करना सीख जा रहा है, उदाहरण देना सीख जा रहा है, तो ये दूसरे लेवल का है। तीसरा है प्रयोग करना, मतलब आप अपने डेली लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में जो आपने सीखा और समझा उसका किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। आत्मसात किए हुए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना ही हमारा प्रयोग है। जो हमने याद किया है, आत्मसात किया है, उनको परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना। जैसे कि जांच करना, एग्जाम्पल हमारा प्रयोग का है। प्रदर्शन करना, एग्जीबिशन लगता है तो वहां पे आपने जो भी मॉडल बनाया है उसको दिखाओगे तो वो प्रदर्शित करना हुआ। संचालित करना, गणना करना, संशोधन करना, पूर्व कथन देना, परिकल्पना करना, ये सारे हमारे प्रयोग हैं। बिना जब तक हम कोई भी चीज प्रयोग नहीं कर लेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। प्रयोग के द्वारा ही लैब में जाते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही आप कोई चीज जांच सकते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, तभी प्रदर्शनी में ले जाकर के उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। संचालन भी तभी कर सकते हैं जब आपने प्रयोग किया है और उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी है। कलन करना या गणना करना भी हम तभी कर सकते हैं जब तक हम उसका एप्लीकेशन किए हुए या उसका प्रयोग किए हुए। तो ये सारी चीजें हमारे प्रयोग, मतलब तीसरे लेवल की चीज है। चौथा है विश्लेषण। मैंने आपको बताया विश्लेषण को अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं और ये अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाता है, मतलब आत्मसात किए हुए ज्ञान से अलग अलग करने की क्षमता। जैसे कि तुलना करना, तुलना में भी आप क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। विभेद करना, इंगित करना, अलग अलग करना, ये सारे हमारे विश्लेषण हैं। संश्लेषण क्या कहता है कि संश्लेषित करना, मतलब इकट्ठा करना। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना और विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो संश्लेषण में हम दिए हुए संप्रत्ययों नियमों के आधार पर उनमें से अपने अनुसार संप्रत्यय मींस कॉन्सेप्ट, जो जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उन कॉन्सेप्ट में से मैं अपने अनुसार कॉन्सेप्ट निकालूंगा, यह हमारा संश्लेषण है। जैसे तर्क देना, तर्क देना मतलब क्या, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया, लेकिन आप उसमें तर्क वितर्क करके ये सीख सकते हैं कि सर आपके हिसाब से कॉन्सेप्ट ये है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट मींस संप्रत्यय ये है, अब बताइए दोनों में कौन सा सही है। तो ये तर्क वितर्क हुआ। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या अपनी ही कही हुई बातों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी संश्लेषण फेज की है, सिंथेसिस फेज की है। और सारी चीजों को करने में जब आप पारंगत हो जाएंगे तब आएगा आपका मूल्यांकन, मतलब सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करना, ज्ञान को कितनी हद तक आत्मसात्करण किया हुआ आपने, ये सारे मूल्यांकन फेज है। और उदाहरण के तौर पर चुनना, बचाव करना, निश्चित करना, निर्णय लेना, ये सारे फेज हमारे मूल्यांकन के ही है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या है, नॉलेज ज्ञान, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बोध, उसके बाद समझ लेंगे तब आप एप्लीकेशन लगाएंगे प्रयोग, उसके बाद एनालिसिस करेंगे विश्लेषण, फिर संश्लेषण करेंगे सिंथेसिस,
और पांचों चीजों को करने के बाद लास्ट में आपका मूल्यांकन होगा। तो ये 5 फेज है। इन पांचों फेज को आप सीरियल वाइज याद करेंगे ताकि कोई भी पेज हमसे ब्लूम टैक्सोनॉमी का पूछता है कोई भी फेज, तो हम फेज को इजीली तरीके से समझ सके और उसको सही आंसर टिक कर सके। तो यहां पे देखिए, याद करने के लिए मैंने एक शब्द भी लिखा हुआ है, KUA²SE। के से नॉलेज, यू से अंडरस्टैंडिंग, ए से एप्लीकेशन, देन ए से एनालिसिस, एस से सिंथेसिस, ई से इवेल्युएशन, और के से कुवैत, यू से अफ्रीका, सॉरी इसमें कुछ गलती हुई है, इस तरीके से कहिए। अब के से कुवैत और यू से यूएसए, यूएसए मीन्स अमेरिका, ए से अफ्रीका, एस से ई से अलग। तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सीधे अपने संप्रत्यय को विकसित करते हुए, अपने नॉलेज को विकसित करते हुए आप खुद सोचिए कि आप अपने लाइफ में क्या करते हैं। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में किसी चीज को याद करते हैं, उसके बाद उसकी समझ को विकसित करते हैं, उसको बाद आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के 5 फेज हमारे हुए, जो ज्ञानात्मक पक्ष, सॉरी 6 स्टेप हुए जो ज्ञानात्मक पक्ष के थे। एंड दिस वन इज द होल थिंग, जो हमने समराइज करके लिखा हुआ कि पहले नॉलेज, ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी यहां पे, लेकिन जो हमने वहां पे समझाया वो सारी चीजें आपको क्लियर है। अब दूसरा था भावात्मक पक्ष। तो ब्लूम्स ने भावात्मक पक्ष को 5 वर्गों में विभाजित किया है। तो इन भावात्मक पक्ष को हम कल के लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। अभी अगर